वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, वो थोड़ा सा लेट हो गया फॉर सम रीजंस। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी चल रहा है, तो बहुत देर से मैं मतलब ट्राई कर रही थी, अपलोड हो नहीं पा रहा था पीपीटीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने दे दिया। यस एवरीबॉडी, 1837 से 1901 तक। ठीक है, 1837 से। स्क्रीन क्लियर है ना सबको? 1901। The Victorian age can be called the age of। इसको विक्टोरियन एज को एज ऑफ डाउट एंड कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है। विक्टोरियन एज जो है, एज ऑफ डाउट एंड कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है इसे। बी ऑप्शन करेक्ट है ना? फेथ, रिवॉल्यूशन, रोमांस नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। रिवॉल्यूशन की एज तो ऑब्वियसली नहीं है। सो इसको कॉम्प्रोमाइज एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टेनिसन्स पोएम्स इज अप्रोप्रिएट? टेनिसन की 3 फेमस पोएम्स हैं, मोटी द ऑर्थर, यूलिसिस और सेंट सामिन स्टाइलेट। सो उसमें से मतलब, और इनकी ये भी है लोटस ईटर्स, तो उसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये यूलिसिस हो जाएगा। एंड द लोटस ईटर्स, ये इनकी पोएम्स जो है अच्छा पेयर बनाती है एक तरीके से। टेनिसन का पूरा नाम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। ठीक है, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, यूलिसिस एंड द लोटस ईटर्स, लोटोस ईटर्स लिखा हुआ है। ठीक है, लोटोस ईटर्स एंड यूलिसिस। इसके अलावा इनकी मॉर्टी द आर्थर, सेंट साइमन स्टाइलाइट्स। और कौन कौन सी हैं? मतलब ये तो पेयर की बात कर रहे थे, लेकिन अदर्स में क्या लिखेंगे? मॉर्टी द ऑर्थर और सेंट साइमन सैटेलाइट्स, स्टाइलाइट्स, सॉरी, स्टाइलाइट्स। विच इज द बेस्ट नॉन पोएम ऑफ टेनिसन? कौन सी है बताना? कविता मेधावी संजय आंसर दे रहे हैं इन मेमोरियम। इन मेमोरियम। वेरी नाइस। इन मेमोरियम है, 1850 में आई। कौन सी पोएम जो है जो एलेजी है? ऑन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हैलम। कौन सी पोएम जो है एलेजी है? अपनी अपने फ्रेंड जो थे आर्थर हैलम पर कौन सी पोएम है जो उनकी याद में एलेजी है? एलेजी मतलब शोक गीत है। इन मेमोरियम है। वेरी नाइस सैबिस्टन मेधावी। सो ये हमारी इन मेमोरियम है। ओके, 1850, अभी जो ऊपर बात हुई थी।
हाँ, which poems of Tennyson occupied the poet's ear from 1833 to 1850? मतलब टेनिसन की कौन सी पोएम ने 1833 और 1850 के बीच का टाइम लगा दिया, एक तरीके से इतना एरिया जो था, मतलब इतने साल वो पोयम हमारी चलती रही। कौन सी पोयम थी? मॉर्टी द आर्थर, आइडियल्स ऑफ द किंग, यूलिसिस या इन मेमोरियम? इन मेमोरियम से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड सारे लोग जो है याद रख लेना। हाँ, ठीक है। इन मेमोरियम टाइम पीरियड है, इतनी लंबी चली थी वो, इस पोएट के इतने ईयर्स इसमें लग गए, समझ रहे हो? द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज? अब कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, सारे लोग करेक्ट बताएंगे। यस, इनका क्या नाम है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, विक्टोरियन एज। अच्छा, मोनोड्रामा। विच ऑफ द टेनिसन्स पोएम इज कॉल्ड अ मोनोड्रामा? मोनोड्रामा मतलब सिंगल एक पर्सन ही ड्रामा कर सकता है। कौन सी पोएम? मॉड, MAUD। मॉड जो है वो मोनोड्रामा है, माँ से है भी तो याद रहेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। ये किसने लिखी थी? इन्होंने लिखी थी, टेनिसन नहीं लिखी थी 1835 में। ठीक है, इनकी पोएम्स फेमस है। मैन में कम एंड मैन में गो बट आई फ्लो फॉर एवर, कम्स फ्रॉम। ये भी लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, नॉलेज कम्स बट विजडम लिंगर्स appears in the work of टेनिसन। टेनिसन के पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए टेनिसन। अभी और भी होंगे, उसके बाद आएंगे और। हाँ, इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन टू हैव नेवर लव्ड एट ऑल। ये अच्छा है कि प्यार करना और खो देना, इससे बढ़िया कि कभी प्यार ही ना की करना। मतलब प्यार करना ज्यादा अच्छा है, प्यार करो खो दो चलो ठीक है, लेकिन ये क्या कि कभी प्यार ही ना करो। ये कहा किसने है? कौन है ये रंगबाज? ये है हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, ये तो तुम लोगों को याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउनिंग्स अर्लीस्ट वर्क? ये इनका पहला पब्लिश्ड वर्क है, कौन सा ये है? ए बता रहे हैं। ये है पॉलिन, 1830, सॉरी कहाँ पे लगा रही हूँ मैं? पॉलिन 1833। पॉलिन का पूरा क्या नाम है, मतलब क्या कहा जाता है कि अच्छा ये थोड़ा टेढ़ा लिखा है, मैं कहीं पेन चला रही हूँ। अ फ्रैगमेंट ऑफ अ कन्फेशन। ठीक है, पॉलिन अ फ्रैगमेंट ऑफ अ कन्फेशन पहला पब्लिश्ड वर्क है। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इस पे देखो कुछ भी ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इस पे कुछ भी क्वेश्चन अगर आए तो देख लेना। Who is known for his poetic excellence in dramatic monologue?
वैसे तो अगर यहाँ पे पोएटिक एक्सीलेंस की बात करें तो उसमें टेनिसन का भी रोल अच्छा है, लेकिन नंबर 1 पे हमारे आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन आता है? ब्राउनिंग। वैसे टेनिसन का भी रोल अच्छा है, ठीक है। हु इज़ नॉन हिज पोएटिक एक्सीलेंस इन ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर बात की जाएगी, तो हमारे कुछ लोग हैं जिसमें ब्राउनिंग है, जिसमें टेनिसन है, जिसमें रोसेटी है, मतलब रोसिटी है। दोनों दो नाम है रोसिटी जिनका सरनेम है। एक डेंटे गैब्रियल है और एक क्रिस्टीना है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की बात कर रहे हैं, तो ये रॉबर्ट भी है, टेनिसन है, रोसिटी। लेकिन एक्सीलेंस की बात करेंगे तो ब्राउनिंग का ही नाम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स ऑफ ब्राउनिंग इज बेस्ट नॉन? मैन एंड वीमेन 1855। यस मेधावी। फॉन्ट क्या करूं बेटा सुरुचि? फॉन्ट ना क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा आप लोगों को? बताओ बेटा, क्योंकि मैंने बुक से लिया है ना, तो इसीलिए फॉन्ट की इतनी गड़बड़ी आ रही है। अब मैं इतना मतलब 100 से 200 क्वेश्चंस को टाइप नहीं कर सकती, तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने पिक्चर ले ली। हाँ देखो, ब्राउनिंग की जो, और मैं इसमें सब में आपको डिटेल दे रही हूँ जिसमें डिटेल की रिक्वायरमेंट है, तो ये मैं समझना कि सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर ही बता दे रही हूँ, डिटेल। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स ऑफ ब्राउनिंग इज बेस्ट नॉन, ये है आपका मेन एंड वीमेन, ठीक है। मेन एंड वीमेन है और ये ब्राउनिंग का है। इसमें लगभग 51 पोएम्स हैं। कितनी पोएम्स है? 51 पोएम्स है ना। और इसके 2 वॉल्यूम्स है। ओके। हाँ, ये उस टाइम जब ये आई थी तो उतना फेमस नहीं हुई थी, बाद में अच्छे से फेमस हुई, 1855 में ये आई थी, ठीक है। 51 पोएम्स, 2 वॉल्यूम्स, मेन एंड वीमेन। किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ओके, तो ये डिटेल मैंने ऐड ऑन की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना देती हूँ यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इज बेस्ट नॉन? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। ये जो है बेहतरीन ड्रामेटिक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके, किसका है ये? ब्राउनिंग का। अच्छी पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये याद रखना है ना। इसमें जो है 28 राइमिंग कपलेट्स हैं। आपने पढ़ा होगा इयाम्बिक पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स, तो इस वो अब वो भी आप मतलब याद कर सकते हैं। 28 राइमिंग कपलेट्स। ओके। Who among the following is the author of dramatis persona? Robert Browning, right? हाँ, माई लास्ट टचेस था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपने दिया है, संजय कविता सैबिस्टन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ड्रामेटिस पर्सोना 1864? रॉबर्ट ब्राउनिंग। हाँ। वॉट आई एस्पायर्ड टू बी एंड वॉज नॉट comforts मी। जो मैं बनना चाहता हूँ, जो नहीं, ये मुझे कंफर्ट करता है। द लाइन्स रिवील द ऑप्टिमिज्म ऑफ, ये किसका आशावाद बताती हैं? किस पर्सन का आशावाद बताती हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग का।
ठीक है, उन्हीं की बात, सॉरी मैंने बता दिया, आप लोग भी बता देंगे इसके आंसर्स को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। लव इज अ प्रीडोमिनेंट थीम इन द बेस्ट पोएम्स ऑफ, बताओ। वही हमारे ब्राउनिंग, ठीक है। लव जो है वो प्रीडोमिनेंट थीम है, जो इनकी बेस्ट पोएम्स है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, उसमें प्रेम पे लिखते थे ये, प्रेम पे। अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल, अब तुम लोग बताओ। अ ग्रामेरियंस फ्यूनरल, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, किसका है? चलो इसके बारे में थोड़ी चीजें बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वैसे इतना पूछेंगे नहीं ये, फिर भी। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ये किसका है? ब्राउनिंग का। ओके, पता होगा वैसे आपको। Which of the following works of Elizabeth Barrett Browning is best known? Also autobiographical, covering her affair with Browning। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ जो उनका अफेयर चल रहा था, उसको कवर कर रहे हैं। बताओ, एलिजाबेथ बैरेट का अफेयर चल रहा था, उनका ऑटोबायोग्राफिकल लेटर कौन सा है? सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज 1847 में ये आया। ठीक है, ये 44, मतलब 44 लव सोनेट्स थी इसमें, प्यार से भरे भरे हुए किस्से, प्रेम पत्र, जो भी कह लो आप। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखी थी। ठीक है, वैसे ये इसमें 1847 लिखा हुआ है इसका पब्लिकेशन, और ये पूछेंगे नहीं डेट, क्योंकि ये डेट आगे पीछे भी होती रहती है, तो डेट पे नहीं, रीजन पे ध्यान देंगे तो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्ले द बैरेट्स ऑफ विम्पोल स्ट्रीट इज अबाउट द फैमिली ऑफ, किसकी फैमिली पर बेस्ड है ये इन्हीं की, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की फैमिली पर बेस्ड है, द बैरेट्स ऑफ विम्पोल स्ट्रीट। विम्पोल स्ट्रीट। अब इसमें क्या था, ये एक पूरी तरीके से लव स्टोरी है। फैमिली ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग उनकी रिलेटेड है, और ये प्ले है एक तरीके से, है ना। ये प्ले लिखा किसने है? इनका नाम है रूडोल्फ बेसियर। रूडोल्फ बेसियर ने लिखा है। ओके, और ये पब्लिश हुआ है, इसकी पब्लिकेशन डेट बहुत बाद की है, 1930 की। 90, और इसमें लिखा गया है कि कैसे एलिजाबेथ का और रॉबर्ट, इनका मतलब इनका और रॉबर्ट ब्राउनिंग का अफेयर चल रहा था, और उनके पिता जो थे वो शादी करने नहीं देना चाहते थे, तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही थी। जब कास्ट सेम थी तो क्यों नहीं शादी कर रहे थे, ये भी ब्राउनिंग वो भी ब्राउनिंग, अजीब बात है। चलो खैर, सो रूडोल्फ बेसियर ने लिखी है, ठीक है। ओके, द predominant mood in Arnold poetry is that of, फादर से छुपा के लिखा। सैडनेस, हाँ एग्जैक्टली, मैलिंकली, मैलिंकली दुख, सैडनेस। इन अर्नॉल्ड की पोइट्री बहुत दुखी पोइट्री है, ठीक है। Empedocles on Etna by Arnold is a poem on a,
एम्पिडोकल्स ऑन इटना, ग्रीक मैथोलॉजी पर है, फेमस है ये, याद रखने वाली बात है। सोहराब एंड रुस्तम बाय अर्नोल्ड इज ऑन। सोहराब और रुस्तम एक नरेटिव पोयम है मैथ्यू अर्नोल्ड की। अर्नोल्ड का पूरा नाम मैथ्यू अर्नोल्ड है। और ये जो है ये आपकी पर्शियन थीम बेस्ड है, पर्शियन थीम पर बेस्ड है। अर्नोल्ड्स डोवर बीच डिपिक्ट्स, डोवर बीच जो है ये शांत रात की शाम की बात करती है और ये मॉडर्न कंडीशन पर बेस्ड है। हाँ, तो इनको एक दो बार आपको मैं वैसे भी दो दो बार पढ़ा रही हूँ ये चीजें, क्योंकि अगर जिसने पहली बार पढ़ा होगा उसको भी दो दो बार पढ़ने में याद हो जाएगा, और जिसने पहले से पढ़ रखा होगा उसको भी बेनिफिट मिलेगा, और एक्स्ट्रा चीजें भी निकलती हैं जब दो दो बार आते हैं। तो अगर आप दो बार पढ़ना चाहते हैं तो दो बार पढ़िए दोनों बैचेस में। अकेले एक बार से याद हो रहा है तो एक बार पढ़िए, बट पढ़िए। अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मोर्स द डेथ ऑफ। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था मेमोरियल वर्सेस, ये किसकी डेथ पर विलाप है? मेमोरियल वर्सेस जो है ये किसकी डेथ पर विलाप है? तो ये है वर्ड्सवर्थ की, गोथे की, बायरन की। तो इन्होंने, इन लोगों की डेथ हो गई तो क्या लिखा? मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, यादगार छंद। थायरसिस बाय अर्नोल्ड इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। वेरी नाइस, क्या बात है, होशियार हो तुम लोग। हाँ, सो बेसिकली सीन ये था, थायरसिस जो है वो अर्नोल्ड की एक एलिजी है, शोकगीत है, जो उनके फ्रेंड क्लॉ, क्लॉ मतलब इनका पूरा नाम था क्या नाम था पूरा नाम? ऑर्थर ह्यू क्लॉ, इनकी डेथ पर लिखी थी। अच्छा, ये अर्नोल्ड की एक ऐसी थायरसिस पोयम है जिसको एडोनिस और लिसिडास से जिसको कंपेयर किया जाता है ना, जो आप जॉन मिल्टन के इज कंपेयर्ड बाय, मतलब ये जो थायरसिस है इज कंपेयर्ड बाय एडोनिस लिसिडस, इससे कंपेयर किया जाता है। वी मॉर्टल मिलियंस लिव अलॉन फिगर्स इन। यस, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड की है, क्या नाम है इसका? द मार्गरेट, टू मार्गरेट, मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड की है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हल्के में मत लेना इसको। कल्चर एंड एनार्की वाज रिटन बाय। यस, कल्चर एंड एनार्की इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मतलब ये उस पे
जो उस टाइम का जो सोशल क्रिटिसिज्म चल रहा था उस पर बेस्ड था। लिटरेचर एंड डोगमा ऑफ अर्नॉल्ड डील्स विद। ये क्रिटिसिज्म था पोइट्री और रिलीजन पर। लिटरेचर एंड डोगमा, क्लियर दिख रहा है? लिटरेचर एंड डोगमा ऑफ अर्नॉल्ड डील्स विद पोइट्री एंड रिलीजन। एक मिनट। हाँ, ये अभी क्लियर दिख रहा है? Arnold's The Function of Criticism at the Present Time makes out a case for किसके लिए? The importance of critical activity for creative output. राइट आंसर है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी। अर्नॉल्ड की द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है, ठीक है, एट द प्रेजेंट टाइम। वो किससे रिलेटेड है? द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर द क्रिएटिव आउटपुट। मतलब मुश्किल काम करना जिससे कुछ क्रिएटिव आउटपुट निकल के सामने आए। अर्नॉल्ड्स टच स्टोन मेथड वैल्यूज। टच स्टोन मेथड था अर्नॉल्ड का, ये खुद में इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि टच स्टोन मेथड था किसका। ठीक है, ये एक्चुअली था क्रिटिसिज्म का मेथड। टच स्टोन जो था एक तरीके से क्रिटिसिज्म का मैटर था, और ये इसका राइट आंसर ओनली द बेस्ट राइटिंग होना चाहिए, मतलब ओनली द बेस्ट राइटिंग। ठीक है, ये हमेशा किसकी बात करता था? मतलब जब क्रिटिसिज्म किसी चीज में ज्यादा हो जाता है तो जो निकल के आता है, जो निकल के आता है अ, वो निकल के आता है बेस्ट। हाँ, इसका पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगी, यहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी और ग्रुप में भी आ जाएगा। पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ की चिंता नहीं करो। ड्यूरिंग क्लास आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, तो जिस टाइम आप बातें करने में, अपने फ्रेंड से बात करने में, रील देखने में, या घर पे चाय पीने बनाने में निकाल दोगे उतनी देर में, मतलब उसके साथ साथ आप इसको देख लोगे क्लास को, तो फिर आपका भला हो जाएगा। अर्नॉल्ड्स व्यू ऑफ कल्चर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। देखो, व्यू ऑफ कल्चर ये पूरा ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। अब जैसे जैसे आगे की हम पढ़ते जाएंगे, विक्टोरियन एज के आगे आते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें अब हमारी लाइफ की जो प्लेजर है उनसे रिलेटेड होती चली जाएंगी। हाँ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? लाइट एंड स्वीटनेस। नियर चेंज, चेंज। ओके, अर्नोल्ड रीड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बुक्स मोस्ट। ये तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अर्नोल्ड ने सबसे ज्यादा इंडियन बुक्स में से कौन सी पढ़ी? भगवत गीता। और कौन क्या ही पढ़ेगा? भगवत गीता से अच्छी कोई बुक है आप लोगों ने पढ़ी है? स्कॉलर जिप्सी ऑफ अर्नोल्ड इज लार्जली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। स्कॉलर जिप्सी ऑफ अर्नोल्ड इज लार्जली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। क्लो, द लाइफ ऑफ क्लो। हु was the leading pre-Raphaelite poet?
प्री रेफेलाइट में पोएट में किनका नाम आता है? यहाँ पे ऑप्शंस में जो है उसमें आपके जो जीडी रोसेटी है वो है, वैसे हंट है, गैब्रियल रोसेटी है, माइकल रोसेटी है, कोलिंसन है, स्टीफन है, और लीडिंग प्री रेफेलाइट पोइट। प्री रेफेलाइट पोइट्री है क्या? मतलब रिच और वास्ट है, अच्छी पोइट्री है, रिच है, वास्ट है, ग्लोरीफाइड है ना, डार्कनेस से परे है, समझ रहे हो? दुख नहीं है उसमें, डार्कनेस से परे परे है, सोसाइटी की गंदगी न दिखा करके खूबसूरती दिखाई है, रोमांटिसिज्म दिखाया है, लैविशनेस दिखाया है, समझ रहे हो? सारी चीजें जो है, लैविशनेस, मेटाफर यूज किए गए हैं। ओके, the author of the blessed damsel is जीडी रोसेटी है। जीडी डांटे गैब्रियल इनका पूरा नाम है, जो लिखा हुआ है जीडी रोसेटी, तो शॉर्ट नेम हमारा डी हो गया, जीडी रोसेटी। ये सुरुचि सेबेस्टियन। A pageant of other poems was written by, it is written by Christina Rossetti। इन लोग की बुक्स अगर खरीदोगे मार्केट में रियल तो महंगी बहुत मिलेंगी। विलियम मॉरिस इज बेस्ट नॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स? न्यूज फ्रॉम नाउवेयर, नोवेयर। न्यूज कहीं से कोई न्यूज नहीं आती, 1891 में ये पब्लिश हुई थी, विलियम मॉरिस की। AC Swinburne is known as poet of liberty by which of the following? Songs Before Sunrise, 1871। ये जो है मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, AC स्विनबर्न का 1871 में पब्लिश हुआ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकिन इज बेस्ट नोन फॉर हिज कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, डिकिन्स फर्स्ट नॉवेल वॉज, ऐसे बता लोगे? पिकविक पेपर्स, पिकविक पेपर्स, पिकविक पेपर्स, चार्ल्स डिकिंस। Dickens' Hard Times is a critique of, बेसिकली ये जो है साइंस एंड इंडस्ट्री पर क्रिटिक था, ठीक है। उपयोगितावादी समाज पर, साइंस एंड इंडस्ट्री पर ये क्रिटिक था। ब्लीक हाउस 1852 इज अ क्रिटिक ऑफ,
ये क्रिटिक था चार्ल्स डिकेंस के फादर पर। नहीं, ये सॉरी ब्लीक हाउस है ना, ये लॉ कोर्ट्स पे, लॉ कोर्ट्स पर। ब्लीक हाउस था क्रिटिक ऑफ द लॉ कोर्ट्स पर था। मिस्टर मिकावर और इन डेविड कॉपरफील्ड इज मॉडल्ड ऑन, मतलब पूरा ये लिखा है मॉडल्ड ऑन डिकिंस फादर। Who among the following was born in India? Dickens, Browning, Tennyson, Thackeray. ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, बताने वाली जरूरत ही नहीं है। The Tale of Two Cities relates to the city of London and Paris. Charles Dickens, 1859, London and Paris. During French Revolution. Which of the following has for its subtitle a noble hero? Which of the following has for its subtitle a noble hero? Vanity Fair. ओ एक एक मिनट, एक मिनट। कहाँ चला गया, स्क्रीन कैसे चली गई, एक मिनट गाइस। कितनी देर पहले गई, और मैं, अच्छा वो मैंने देख लिया, आप लोग का आंसर देख रही थी मैं। कब गई? ठाकरे पे गई थी, पता नहीं कब चली गई, कैसे टच हो गया। हाँ हाँ, देख लिया देख लिया देख लिया। लंदन पेरिस के बाद गई है। नहीं, मैं हर क्वेश्चन के बाद तुम लोग का आंसर देखती हूँ। अब मैंने तुम लोग का आंसर देख लिया और तुम लोग की ये बात नहीं देखी कि मतलब दिख गई, जल्दी दिख गई, कोई बात नहीं। हाँ, इस वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर ठाकरे की है गाइस, ठाकरे की है ये। अरे यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, क्लियर नहीं है ये। इसमें इस क्वेश्चन में इतना है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज कंसीडर्ड द बेस्ट ऑफ ठाकरे की जो सबसे अच्छी नॉवेल है वो वैनिटी फेयर ही है। ठीक है, और वैनिटी फेयर जो है ना, वैनिटी फेयर 1847 से 48 तक, 48 तक मतलब लिखी गई, वो लिख टाइम था इसका, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ। ये ब्लर हो गया आपका। अब वही वैनिटी फेयर में ना कैरेक्टर्स हैं, बेकी शार्प, एमिलिया सेडली। वैनिटी फेयर में है बेकी शार्प, एमिलिया सेडली। हाँ। Who among the following is not the Bronte sisters? इसमें से ब्रॉन्टे सिस्टर्स कौन नहीं है, देखो। ब्रॉन्टे सिस्टर कौन नहीं है?
अब इसमें ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन है एमिली, मैरी, चार्लोट एंड एनी। तो एमिली, चार्लोट और एनी तो है, ठीक है, मैरी नहीं है। पता नहीं ये ऐसे क्यों दिख रहा है, अब तो थोड़ा क्लियर हो गया। जॉन आयर 1847 बाय चार्लोट ब्रॉन्टे डील्स विद, ये डील करते हैं महिलाओं की दुर्दशा पे। जेन लिखा हुआ है, जेन, EYRE, बाय चार्लोट ब्रॉन्टे deals with the plights of women. Okay. नेक्स्ट है हमारा वदरिंग हाइट्स। एमिली ब्रॉन्टे is called a spot by which of the following critics? F.R. Lewis। मेरा चुपचाप बैठ जाओ उधर। ओके, करो और अभी चुप रहना। ओके, बिल्कुल मत बोलना, बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। ओके, ठाकरे was the editor of Punch, Fraser's Magazine, Edinburgh Review, Cornhill Magazine। सो ये जो ठाकरे ठाकरे थे, ये एडिटर थे कॉर्नहिल मैगजीन के, ठीक है। Scenes of Clerical Life 1857 is written by एडम बीट, ठीक है। सीन्स ऑफ क्लरिकल, इट इज रिटन बाय एडम बीट। नहीं, इसमें तो एडम बीट का नाम ही नहीं है, ये तो जॉर्ज इलियट मिलेगी। सॉरी गाइस, डिस्टर्ब कर रही है। एक मिनट। हाँ, सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ 1857 इज रिटन बाय जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट का मिडल मार्च इज कॉल्ड an epic novel comparable to War and Peace by which of the following critics? देखो, जॉर्ज इलियट का मिडल मार्च है, ये एक एपिक नॉवल है कंपेयर टू वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस से इसको कंपेयर किया गया किस क्रिटिक के द्वारा? सो इनका नाम है F.R. लीविस।
हाँ, नेक्स्ट। ओके, स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, ये एक सबटाइटल है किस नॉवेल का? किस नॉवेल का सबटाइटल है? फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, द वुडलैंडर्स, द मेयर कैस्टरब्रिज या मिडल मार्च? मिडल मार्च। इलियट की है ये, मिडल मार्च जो है, इलियट की। Meredith is best known by which of the following? मेरेडिथ जो है किसके उससे जाने जाते हैं, मतलब सबसे अच्छी उनकी कौन सी वर्क, आर्ट वर्क है, मतलब पोइट वर्क है? द इगोइस्ट। द राइट आंसर इज द इगोइस्ट। द इगोइस्ट 1879। द इगोइस्ट मतलब एक एक तरीके से मेरेडिथ की है, एक तरीके से इगोइस्ट का मतलब होता है हमवादी। द टू नेशंस इज द सबटाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ बेंजामिन डिज़राइली? ये सबटाइटल है साइबिल 1845 में जो पब्लिश हुआ उसका। साइबिल और द टू नेशंस, ये सबटाइटल का मतलब दो नाम है, एक तरीके से समझ लो। साइबिल है, द टू नेशंस है, बेंजामिन डिज़राइली है। चार्ल्स रीड इज बेस्ट नोन बाय? चार्ल्स क्लार्क रीड इज बेस्ट नोन बाय, पहला है हार्ड कैश, दूसरा है द क्लॉइस्टर एंड द हेल्थ, तीसरा है ग्रिफिन गॉन्ट और जेल्सी, चौथा है फॉल प्ले। सो ये जाने जाते हैं द क्लॉइस्टर एंड द हेल्थ। हेल्थ नहीं है गाइस, ये हर्थ है। ठीक है, द क्लॉइस्टर एंड द हर्थ। 1861 में इसको उसमें लाया गया, चार्ल्स रीड का। इसका जॉन हिस्टोरिकल फिक्शन है बेसिकली। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बार्सेशायर नॉवेल्स? बार्सेशायर नॉवेल्स जो है वो किसने लिखी? बार्सेशायर नॉवेल्स ये लिखी हैं ट्रोलोपी ने। इनका पूरा नाम है एंथनी ट्रोलोपी। इनका पूरा नाम है एंथनी ट्रोलोपी। Barchester Towers 1857 was written by same Anthony Trollope 1857. The most successful novel of Wilkie Collins was? वैसे इनकी बहुत सारी नॉवेल्स फेमस हैं, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है
वो है आप द वुमेन इन वाइट। मुझे लगा मूनस्टोन होगी। द वुमेन इन वाइट 1860 में आई। ये नहीं है द डेथ सीक्रेट, नो नेम, द मूनस्टोन, है सब विल्की कॉलिंस की, लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल रही हमारी ये इनकी द वुमेन इन वाइट। चार्ल्स किंग्सले इज बेस्ड ऑन बाय हिज चार्ल्स किंग्सले इज बेस्ट नॉन बाय हिज, ये जाने गए सबसे ज्यादा वेस्टवार्ड हो के लिए 1855 में। ठीक है, वेस्टवार्ड हो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एल स्टीवेंसन इज बेस्ट नॉन बाय, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो मैं करा देती हूँ। ट्रेजर आइलैंड, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिसेस एलिजाबेथ गैस्किल अबाउट इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए मैरी बार्टन। ठीक है, मैरी बार्टन। हो गए हैं बहुत सारे आपके क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अभी मैं आंसर लगा के भेजती हूँ। ठीक है, सारे पढ़ लेना जितने भी हैं, ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे पढ़ लेना, मैं अभी भेजती हूँ। और आपके ना उसके बाद हम मॉडर्न पीरियड डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियड के काफी सारे क्वेश्चंस आपके इनसे जो है लगभग लगभग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल्स जो है वो अगर अपने एंड पे आपको चाहिए तो आप गूगल पे जाके सबकी डिटेल्स ले सकते हैं, सारे क्वेश्चंस की, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है। मॉडर्न पीरियड, उसके बाद द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, उसके बाद अमेरिकन और अदर नॉन ब्रिटिश लिटरेचर, उसके बाद लिटरेरी थियरी क्रिटिसिज्म, उसके बाद रेटरिक एंड प्रोसिडी। ठीक है, उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट करा देंगे। हमारी जो क्लास एक्सटेंड हुई है वो आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले तक, अभी अभी हमने एक एक वीक करके क्लासेस बढ़ाई हैं, और अब सैटरडे भी क्लासेस होंगी आपकी। और जहां तक मेरा ख्याल है मैं नेक्स्ट संडे भी क्लास आपकी लूंगी। कल तो मैंने पहले से ही शेड्यूल सेट कर रखा था, लेकिन अगर कल मुझे टाइम मिला तो कल भी आपकी क्लास होगी। हे मैडम चुप हो जाओ। ठीक है, तो क्या पीजीटी वाले बैच में कल मॉडर्न करवा दूं, बताओ मुझे तुम लोग। अगर ऐसा ऐसा हो सकता है कि दोनों के बच्चे सेम हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कराना ही है। अगर ऐसा है कि उसमें मॉडर्न करा दूं फिर इसमें पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर करा दूं, दिन में 2 घंटे अगर तुम लोग पढ़ पा रहे हो, बताओ। हाँ मैं मार्क कर दूंगी अभी। बताओ बताओ मुझे बताओ। करवा दूं? ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। फिर कल मैं आपको मॉडर्न पीरियड कराती हूँ। कल क्या, कल देखती हूँ, कल अगर मेरे पास टाइम रहा ना तो मैं एक्स्ट्रा क्लास जो है वो लगवा लेती हूँ उसमें, पीजीटी में और मॉडर्न। संजय कह रहे मैं नहीं हूँ। और कितने, यही तो प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे नहीं है, कुछ बच्चे नहीं है। कल भी लगवा लेती हूँ, शाम को फ्री हो जाऊंगी तो शाम को क्लास आपकी लगवा लूंगी। क्लास अभी 2 दिन छूट गई है, बहुत दिक्कत हो गई। 3 क्लासेस छूट गई, 3 क्लास कैसे कवर करेंगे इसको। अभी मैं भेज देती हूँ, अभी तो क्लास खत्म हो गया, यू कैन लीव गाइस। अभी मैं से भेज देती हूँ एंड देन आपको मैं, हाँ ठीक है, तो कल मॉडर्न करा दूंगी। जो बच्चे नहीं है, जो बच्चे नहीं है वो पीडीएफ उनको भेज दूंगी। मैं क्या करूँ पीडीएफ देख लेना एक बार, डिटेल में थोड़ा लिख दूंगी। बताना, बाद में बताना, ग्रुप पे हो ना सारे लोग, डिसाइड करके बताओ कि कल क्या करा दूं, मॉडर्न पीरियड करा दूं कल। संजय कह रहे हैं पीजीटी में नहीं हूँ, एक ही बैच बच्चों ने लिया है। देख लेना, चलो ठीक है अभी रख।